निज़ामुद्दीन के अंदर इन्होंने एक तबलीगी जो है जमात उन्होंने रखी थी, जिसके अंदर लगभग मेरे हिसाब से 10,000 से कम पार्टिसिपेंट नहीं थे। और वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट जो बाहर से आए हुए थे वो एक टूरिस्ट वीज़ा लेके आए थे। जब कोई आदमी टूरिस्ट वीज़ा लेके हमारे देश में एंटर करता है तो उसको ये अधिकार नहीं होता कि वो हमारे यहाँ आकर के एक धर्म का प्रचार करे और ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करे, और वो भी उस मौके पर जबकि हमारे देश के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन हुआ है। इट्स जस्ट लाइक ए कर्फ्यू कह लीजिए आप, और सेक्शन 144 लगी हुई है जिसके अंदर मोर देन 4 आदमी वो नहीं इकट्ठे हो सकते हैं, एंड दैट इज़ ऑफेंस अंडर सेक्शन 144, 145, 146, 7 और अकम्पनीड बाय 188 आल्सो। और सेक्शन 188 जो है, जब गवर्नमेंट का कोई भी मुलाजिम है, कोई भी ऑफिसर है, कोई इंस्ट्रक्शन इशू करता है, उसको डिसअबे करते हैं, उसके अंदर ही जो मैक्सिमम सज़ा है वो 2 साल की है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेक्शन चाहे वो 268 हो, वो तो सिंपल नेग्लिजेंस है, पब्लिक न्यूसेंस के लिए है, और 269 जो है और 270 जो है, इनके अंदर जो सज़ा है वो 1 साल से 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सज़ा है। अब ये कोरोना जो है, ये जो ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है, और ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने के कारण क्या हो रहा है कि जो एक बार बंदा इन्फेक्टेड हो जाता है, अगर वो पब्लिक में कहीं भी जाएगा उससे कम से कम भी 10, 15, 20 अनलिमिटेड लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर उसका टाइमली इलाज नहीं हुआ तो उनका मौत निश्चित मानी जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर ये एक मेलाफाइडली, मैं इसको मेलाफाइडली कहूँगा, इट इज़ नॉट ए मिस्टेक, इट्स ए कैलकुलेटेड ए प्लान, और जो बड़े ही तरीके से एक योजनाबद्ध उनकी एक सिस्टम बना रखा है। क्योंकि इसकी अगर हम बैक हिस्ट्री में जाते हैं तो ये देखिएगा, अभी इन्होंने शाहीन बाग के अंदर पीएफआई ने आईएसआई से नहीं मिल कर के, और आईएसआईएस ने और आईएसआई जो आपकी पाकिस्तान की है, और पीएफआई ने मिलकर के एक पूरे देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति अपनाई थी कि हम ऐसा कोई भी कार्य देश में नहीं होने देंगे जिसके अंदर कि मुस्लिम्स को जो लिबर्टी मिली है उसको किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाए, या इस देश में बाहर के हिंदुओं को लाके बसाया जाए, जिससे कि हिंदुओं की जो मेजॉरिटी बढ़े इस देश में और मुसलमानों की जो बढ़ रही थी उसकी बढ़त पे रोक लग सकी। और इसको अपोज करने के लिए मोस्टली जो 5 करोड़ हमारे देश के अंदर घुसपैठिए है, इन्होंने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से डिफरेंट जगह पे शाहीन बाग की तर्ज के ऊपर इन्होंने बहुत प्रोसेशंस किए, धरना किए, और वहाँ पर घेराव करके उनको लोगों को इकट्ठा जाम किया। और वहाँ पे वो सारे जो घुसपैठिए थे, जिसमें रोहिंग्या के से भी थे और कुछ वेस्ट पाकिस्तान से आए वो भी थे, और बांग्लादेशी भी वो थे। इवन शाहीन बाग में भी अगर आप उसको एक पर्टिकुलर चेक करेंगे, उसके अंदर भी आपको मोर देन 25% जो वो मिलेंगे जो बांग्लादेशी थे और जो रोहिंग्यास थे। तो जिनका मकसद यही था किसी तरह से हमने गवर्नमेंट को अपोज करना है, ऐसा कोई स्टेप हम नहीं लेने देंगे सरकार को जिसके अंदर जो उनका पर्पस है गज़वाए हिंद का, उसके अंदर किसी किस्म की रुकावट आ सके। और जो ये जमात लगा रहे हैं, और ये जमात का पर्पस जो है सिर्फ धर्म प्रचार करने का है। अगर ये धर्म प्रचार को वो 14 अप्रैल के बाद कर लेते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी, क्योंकि ये तो आम तौर पे कॉन्फ्रेंसेस करते रहते, साल में 1 हो जाते, कई बार 2 कॉन्फ्रेंस, कई बार 3 कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इसी जगह होती है, और जगह पे 2 जो 3 5 हज़ार आदमी इकट्ठे होते हैं और कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। परंतु जब उनको पता लग गया है, और हमारे मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया, 20 तारीख को उन्होंने ये भी किया था, एक जनता कर्फ्यू निकाला था जिसको सभी लोगों ने साथ दे करके उन्होंने अडॉप्ट किया था। उसके बाद में उन्होंने एक लॉकडाउन किया है, पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया है। और उसके बाद में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला 10 तारीख को, 13 तारीख को ऑर्डर निकाला है, 16 तारीख को निकाला, 21 तारीख को निकाला, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि किसी किस्म का भी सोशल फंक्शन जो है ना दिल्ली में बैन है। पहले 200 आदमी निकाला, फिर 20 आदमी का निकाला, उसके बाद में 4 आदमी के रिस्ट्रिक्शन करी। इन सब रिस्ट्रिक्शन के होने के बावजूद भी अगर मान लो ये जो आपके मोहम्मद मौलाना शाद हैं, अगर इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की जो बहुत बड़ी जमात इनके कहलाई जाती है इंटरनेशनली, इसमें ऐसा जानबूझ करके एक गलत नीयत से और मेलाफाइड इंटेंशन से, ताकि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और जिस युद्ध नीति को हमने अपनाया था, उस नीति से हम चाह रहे थे हम इस कोरोना जो चाइनीज़ का एक जैविक हथियार है उससे हम लड़ सकें,
और उसको वो फेल करना चाह रहे हैं। ये एक देशद्रोह का काम है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए तो उनके खिलाफ 268, 269 और 270 या 188 अकम्पनीड बाय 120B के अंदर कोई मुकदमा दायर करे। पर इनका तो जो मुकदमा दायर होना चाहिए वो देशद्रोही के ना होना चाहिए। अगर ये जो प्रचार करते, अगर ये और कॉन्फ्रेंस करते वो 14 के बाद, तो हो सकता है कि आप 140, 268, 270 के अंदर कर सकते हैं। परंतु इस समय ऐसे हालात के अंदर अगर ये कर रहे हैं, इनका जो मेन मकसद है किसी तरह से वहाँ पे मोर एंड मोर इन्फेक्टेड पर्सनस को इकट्ठा किया जाए, फिर उनको बड़ी प्लान्ड वे के अंदर बड़े तरीके से प्री प्लान करके ऑल ओवर इंडिया भेजा जाए, जहाँ की उनको इंस्ट्रक्शन दी जाए कि और लोगों को इन्फेक्ट करे। और मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ जब वो 23 तारीख को उनको SHO ने बुलाया उनको और कहा कि मैंने आपको कई बार वर्बल वार्निंग दी है कि यहाँ से जितने लोग हैं डिस्पर्स हो जाइए, आप डिस्पर्स हो जाए प्लीज़, वरना मुझे ऊपर स्पेशल से इंस्ट्रक्शंस आ रखी हैं कि आई शुड टेक ए स्ट्रॉन्ग एक्शन इन दिस मैटर। उसके बावजूद भी उन्होंने जो वहाँ पे खड़े हुए थे जमात के लोग, उन्होंने कहा जी अंदर हमारे 1000 एक आदमी हैं, हम SDM साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें वो दीजिएगा, हम इसको निकालना चाहते हैं। पर उसके बावजूद भी दे डिड नॉट अप्रोच द SDM ना रिक्वेस्टेड हिम। ये तो जिस समय हमें अंडमान से इन्फॉर्मेशन आई स्पेशल सेल को, उन्होंने रेड की तो पता लगा यहाँ पर 1000 आदमी नहीं थे। 28 तारीख को वहाँ पर 2346 आदमी निकले हैं। इसका मतलब 23 तारीख को कम से कम 5000 आदमी वहाँ पे इकट्ठे थे। अगर उससे पहले की सिचुएशन लें तो मेरे हिसाब से वहाँ 10,000 से कम इनके जो जैसे हम लोग कहते हैं प्रचारक होते हैं RSS के अंदर या विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता होते हैं, ये उसी टाइप के कार्यकर्ता हैं जिनका काम सिर्फ स्प्रेड करना है। और अगर आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो वो कभी भी प्रचार का काम नहीं करते, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अंदर एक कटुता पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं करते। वहाँ जो भी दिया जाता है, अगर आप उनके भाषण को सुनोगे तो उसमें यही कहा जाता है कि हिंदू काफिर हैं और इन्हें आप किसी तरह से और गजवा हिंद इस देश के अंदर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करिए और इंश्योर करिए कि इसमें काफिर एक भी ना बचे। ये एक जो हमने पाकिस्तान बनाया था 47 के अंदर, और हम इसको अब लड़के लेंगे हिंदुस्तान को इसके अंदर, क्योंकि उनके फ़ियादीन जो बनाते थे पहले जिनके बम बांध करके वो भेज देते और जहाँ क्राउडेड है वहाँ जाके उसको रिमोट से एक्सप्लोड करते थे। वो फ़ियादीन तो मरता ही मरता था, साथ में उसके 10 आदमी और मरते थे। तो इसी तरह जब साद ने कहा कि मौत तो तुम्हारे आगे आगे चल रही है, मौत तो तुम्हारी निश्चित है, अगर तुम इस कार्य को करते हुए मरोगे में जन्नत मिलेगी और जहाँ तुम्हें 72 नूरें तुम्हारी इंतजार कर रही हैं। अगर तुम कहीं और जाके मरते हो, किसी और कार्य से मरते हो, तो तुम्हें वो जन्नत नहीं मिलेगी, ना तुम्हें 72 नूरें मिलेंगी। अब मैं इनकी देख रहा हूँ कि कितनी मेंटलिटी इनकी नीच हो चुकी है, जिन्हें इस देश की फ़िक्र नहीं है, अपने मुसलमान भाइयों की फ़िक्र नहीं है, और इनका सिर्फ मकसद है कि किसी तरह से हम लोग इन्फेक्टेड होकर हिंदू जगह जगह जाएँ ताकि उनको मोर एंड मोर जो है कोरोना हो और वो मोर से मोर उनकी कैजुअलिटी हो। अब देखिएगा हमारे जो है 23-24 तक जो कैजुअलिटी थी हमारी सिर्फ लगभग जो है ना 1000 के लगभग थी, शायद 28 तारीख तक। जब ये पकड़ के लाए उसके बाद में एक एक दिन के अंदर 500 कैजुअलिटी बढ़ गई है, और आज एज ऑन डेट हमारी कैजुअलिटी करीब 1800 क्रॉस कर चुकी है। इतने लोग हमारे इन्फेक्टेड हैं, जबकि कुछ दिन पहले, एक हफ्ता 5 दिन पहले ही 1000 के लगभग थी। इट इज़ बिकमिंग डबल, और 50 आदमी हमारे मर चुके, जबकि उस समय 27 आदमी हमारे मरे थे इसी बीमारी के कारण। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है इस मौके के ऊपर हमारी सरकार को इन 2-3 दफ़ाएं जो इसके अंदर उन्होंने FIR लॉन्च करी इस 7 आदमियों के खिलाफ, वो बिल्कुल इनसफिशिएंट है। एक ऑर्डिनेंस ला के दे शुड ब्रिंग आउट ए न्यू provisions for inflicting heavy punishment on such people who are trying to work against the nation। इसके अंदर भी कुछ दिन पहले आप देखिए केजरीवाल जी ने था, विदाउट सीकिंग एनी फॉर्मल परमिशन फ्रॉम द सेंटर और हैविंग एनीथिंग प्लान, उन्होंने लोकल बसेस करके अपनी DTC बस को कहा कि आप जितने भी माइग्रेंट सबको लेकर के आनंद विहार बस अड्डे पर इकट्ठा कर दीजिएगा। उन्होंने परमिशन किस ले ली? क्या उन्होंने लेजिस्लेटिव कॉन्फिडेंस में लिया था? क्या उन्होंने कोई कैबिनेट की मीटिंग अपनी अरेंज की थी? नहीं। ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर ला कर के 2-2.5 लाख आदमी इकट्ठे कर दिए,
ताकि वो सब माइग्रेंट थे, उन सब को कोई अरेंजमेंट नहीं था घर जाने के लिए, और वहाँ पर एक क्योस कर दिया उन्होंने ताकि वो सारे जो इन्फेक्टेड पर्सन है एक दूसरे तीसरे से फर्स्ट स्टेज, सेकंड थर्ड स्टेज में जाएं, और जा कर के जहाँ जहाँ अपने गांव में जाएंगे, वो कोई वहाँ पे बिहार के थे, कुछ बंगाल के थे, कोई यूपी के थे, कोई राजस्थान के थे, अलग अलग रिमोट प्रदेशों के लोग थे, वो जाकर वहाँ पे इन्फेक्शन करें, और ताकि जो हमारा मॉर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाए, और उसके अलावा जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो फिगर बहुत हाई चली जाए। इन दोनों का जो मकसद था, एक केजरीवाल जी का और ये जो मिस्टर मोहम्मद साद हैं जिन्होंने जमात की, दोनों का एक ही मकसद था कि जो सरकार जो लड़ाई लड़ रही है कोरोना को ख़त्म करने के लिए इस देश से, उसको ख़त्म नहीं होने देना, बल्कि उसको इस तरह से बढ़ा देना ताकि हमारी जो प्रेजेंट सरकार है वो बिल्कुल फेल हो जाए। और इनका जो मकसद है वो बिल्कुल कामयाब हो अपने मकसद में। उनका मकसद सिर्फ ये देश को तोड़ना है, देश में एक लॉलेसनेस लानी है, और देश में कोई भी काम ठीक से नहीं होने देना है। जब तक कि उनका इंतज़ार होता रहेगा वो शांत बैठे रहेंगे। जहाँ वो समझते हैं कि इस कानून से या इस बात से हमें कोई फ़र्क पड़ रहा है, हमारी इस्लाम में फ़र्क पड़ रहा है, हमारी जो लिबर्टी पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने दे रखी थी उस पर किसी किस्म की आँच आने वाली है, तो वो डेडली हो करके इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और हर तरीके से वो नीच से नीच हरकत करके इस जो देश की कार्रवाई जो चल रही है ठीक उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें हमारे देश को ये चाहिए, सरकार को, कि कोई सख्त कानून इस समय लाए देख के। बल्कि जब भी कोई बाहर का देश हमारे देश पे आक्रमण करता है तो उस समय इमरजेंसी डिक्लेयर करना सेंट्रल गवर्नमेंट के विद इन पावर आता है। और ये जो कोरोना है, इट इज़ नॉट ए सिंपल वायरस, बट इट इज़ अ जैविक हथियार जिसको हम बोलते हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, जो चाइना ने डाला है पूरे वर्ल्ड के अंदर। Not only China, we have to fight other countries also, because this virus has come to India not only from China but all the Arabian countries and the Southeast countries and the European country also. So in a sense we are fighting against the whole world. तो ऐसे अगर सेंस के अंदर अगर हमारे मोदी सरकार ने अगर इमरजेंसी डिक्लेयर ना करके कुछ थोड़े माइल्ड स्टेप्स लिए हैं, और कीपिंग सोशल डिस्टेंस इज़ नॉट एन ऑफेंस। अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमें करीब 3 फुट 4 फुट के दूर खड़े होकर बात करनी चाहिए, हमें मिक्सअप नहीं होना चाहिए, और हमें कोई ऐसी गैदरिंग नहीं करना चाहिए जहां हमें डाउट हो कि इसका जो बात करते हुए थूक निकलेगा हम पर गिरेगा, या हम इसको टच करेंगे। टच करने से और ये थूक करने से या खांसी के आने से ये इट्स 100% गोइंग टू इन्फेक्ट द पर्सन्स आल्सो। सर, यहाँ पे जैसे कि जमात में जो लोग जमा हुए थे उसको लेकर भी अब कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, और अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और जो FIR हुई है वहाँ के मौलानाओं पर, उसको लेकर ये कह रहे हैं कि उन पर जो FIR हुई है वो गलत हुई है, उन्हें बचाने की कोशिश और उनकी साइड क्यों ली जा रही है अमानतुल्लाह खान की साइड की तरफ से? देखिए, हमारे क्रिमिनल जो ऑफेंसेस हैं IPC के अंदर, एक चीज़ होती है मेंसरिया। जब तक हम किसी चीज़ के अंदर मेंसरिया प्रूव नहीं करते तो इट इज़ नॉट ए क्राइम। अब जो भी एक्शन इस समय लिए जा रहे हैं मुसलमानों की तरफ से, उन सब में 100% मेंसरिया है कि दे वांट टू इन्फ्लिक्ट हैवीएस्ट पॉसिबल कैजुअलिटी बाय सेंडिंग दिस इन्फेक्टेड पर्सन इन द पब्लिक टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स of the action taken by the central government to on a war footing to defeat this particular disease। तो इसके अंदर से टोटली एक क्रिमिनल एक्शन है जो बड़ा मेलाफाइडली है और बहुत हीनियस क्राइम है। मैं कहता हूँ इट इज़ मोर देन ए रेप। जब एक रेप के जो एक्यूज होता है उसको तुम फांसी की सजा दे सकते हैं, एक ऐसे आदमी को जिन्होंने कम से कम भी 70, 80, 100 इन्फेक्टेड आदमी को पब्लिक में भेजा, उनको कहा जाइए मिक्सअप कीजिएगा, मिलते रहिएगा, जुलते रहिएगा, हाथ मिलाते रहिएगा, गले मिलते रहिएगा, इससे कोई कोरोना नहीं फैलेगा। उनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहीं कहा कि किसी डॉक्टर की एडवाइस मानने की ज़रूरत नहीं, किसी डॉक्टर को बिलीव करने की ज़रूरत नहीं, आपके अल्लाह पे विश्वास करिए। अगर आप 5 टाइम समय की नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं तो हैरान हूँ, उस जमात के अंदर बड़े पढ़े लिखे MA पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर तक उसके अंदर थे, वो किस तरह से इस बेहया की और मतलब की बेतुकी बातों के अंदर उनके आगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई भी अगर इस बात को मान ले, छोटा बच्चा भी नहीं मानेगा कि कोरोना ये देख के आएगा कि ये मुसलमान
मुसलमान है इसको नहीं जाना, ये हिंदू है इसको नहीं जाना, ये जमात में बैठता है या नमाज पढ़ता है इसको मैं नहीं होऊंगा, ये या मंदिर में जाते हैं इसको नहीं होऊंगा, या ये IAS अफसर है इसको मैं नहीं पकड़ूंगा, या एक भीख मांग रहा है इसको नहीं पकड़ूंगा, ये शेड्यूल कास्ट है इसको नहीं जाऊंगा, ये बनिया है इसको नहीं जाऊंगा। उसके जब कटो ये कोरोना वायरस फैलता है तो ना शक्ल देखता है, ना सूरत देखता है, ना आदमी की वेट देखता है, ना उसकी कौम देखता है, ना उसकी हेल्थ, कुछ नहीं देखता है, एकदम जाके उसको इन्फेक्ट कर देता है। जहाँ उसको मौका मिलता है जैसे उसके अंदर पहुँचता है कोरोना, इट स्टार्ट वर्किंग वेदर दैट पर्सन इज ए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, व्हाट्सएवर इट मे बी। और किस तरह से ये लोग जानबूझ करके मिसलीड करके दे आर वर्किंग अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। और देख ली ऐसे मौके पर जो टुकड़े टुकड़े गैंग थे GNU के, जिनका हमेशा यही काम रहा है कि हमने देशद्रोही एक्टिविटी करनी है, देश को तोड़ना है, देश को इकट्ठे नहीं होने देना, क्योंकि इन्होंने शुरू से कोशिश करी है कि हमारे देश में कभी भी एक स्ट्रॉन्ग और गवर्नमेंट ना आ सके, हम कोई ऐसा स्टेप ना उठा सके, हमारी वर्ल्ड में कोई स्टैंडिंग ना बन सके। अब जब मोदी आया तो हमारी जो इंटरनेशनल फिगर दैट हैज़ गॉन वेरी हाई, जो रिस्पेक्ट हमें पहले मिलता था उससे फार फार बेटर हमें रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हुई है। और इन बातों को जितने कम्युनिस्ट हैं और इस्लामिक टाइप के पीपल हैं, दे डोंट वांट टू डाइजेस्ट सच थिंग्स। वो उनकी कोशिश होती रहती किसी तरह से कि जो हमारे देश की अभी स्टेटस में बहुत इंक्रीज़ हुआ वो बिल्कुल ना हो, जो बिल्कुल गिर जाए, और इस देश के ऊपर जो या तो कम्युनिस्ट कब्ज़ा कर लें दैट इज़ चाइना, या इस्लामिक कंट्रीज़ कब्ज़ा कर लें दैट इज़ पाकिस्तान। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ साहब, इट इज़ अ फाइट अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान, तो इसमें किसी किस्म का कोई फ्लॉ नहीं है, कोई झूठ नहीं है, सच है। अगर ये सच ना होता तो मैं सरप्राइज़ हूँ। बताइए, एक डॉक्टर है, अभी इंदौर से न्यूज़ आई है, कल बिहार से न्यूज़ थी, उससे पहले तमिलनाडु में न्यूज़ आ रही। डेली हम जब टेलीफोन खोलते हैं तो यही सुनने को मिलता है, वो देखिए साहब वो डॉक्टर जाकर इसको वहाँ पे ले जा रहे थे आइसोलेशन के अंदर, डिटेंशन कैंप में उनको रख रहे थे, आइसोलेशन बात के वो ठीक ठाक हो जाए, अपने घरों को चल जाए, उनको पत्थर मार रहे हैं। बिहार में तो उन्होंने अंदर से फायरिंग शुरू कर दी है। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि उनकी क्रिमिनल मोस्ट हीनियस क्राइम है, एंड इट शुड बी डेल्ट हेवीली मोर देन ए रेप। रेप में तो एक लड़की बेचारी अफेक्ट होती है, यहाँ तो पूरी पब्लिक अफेक्ट हो रही है, पूरी गवर्नमेंट अफेक्ट हो रही है, पूरी देश की इकनॉमी अफेक्ट हो रही है। और दिस इज़ द राइट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कि हमारे अमित शाह जी को कोई ऐसा इमीडिएटली ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं उनको तो दे शुड बी सेंट टू जेल एंड दे शुड बी गिवन ए पनिशमेंट ऑफ एटलीस्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ताकि ऐसी कार्रवाई दोबारा कोई आदमी ना कर सके हिम्मत कि वो एक देश के खिलाफ एक जिहाद पैदा करे। और मैं ये कहता हूँ, ये जो जैविक हथियार चाइनीज़ का है, जिसको जो एक जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके वो चाहते हमारे देश के अंदर एक युद्ध स्तर के ऊपर लोगों का बीमार पड़े और वो इस बीमारी से मर जाएं, और ताकि वो देश के अंदर एक क्योस पैदा हो जाए, जिस तरह से इन्होंने क्योस आनंद विहार अभी बस अड्डे पे पैदा किया। तो आई थैंक मिस्टर मोदी एंड मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर डोवेल एंड योगी जी, उन्होंने उस क्योस को विद इन 2 days बड़ा तरीके सिस्टमेटिकली स्मूथली उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। और ये कहा कि जो जो आदमी यहाँ से हम लोग घर भिजवा रहे हैं उन सबको 14 दिन का आइसोलेशन उनके अपने गांव के अंदर जा कर के उनको करना पड़ेगा। अगर वो इमीडिएट स्टेप नहीं उठाते तो केजरीवाल की 100% यही गुजारिश, ये उनकी इंटेंशन थी कि किसी तरह से ये मोदी को फेल कर दिया जाए और इसको एक वर्ल्ड एपिडेमिक जैसे चाइना के अंदर हुआ और जैसे वो स्पेन में हुआ, जैसे USA में हुआ, जैसे आपका ईरान में हुआ, इटली में, वही हालात हमारे देश में पैदा हो जाए, ना कि जैसा डेनमार्क में हुआ है, जैसे रशिया में हुआ, जैसे और कंट्रीज़ में हुआ जहाँ की जो रेट ऑफ कंटीजेंसी दैट वाज नॉट मोर देन 10%। तो ये जो है इट्स ऑल कैलकुलेटेड, प्री डिटरमाइंड क्रिमिनल एक्ट, इट्स अ मोस्ट हीनियस क्राइम। अगर मेरे हिसाब से अगर आज के तारीख में कोई हीनियस क्राइम है, मोस्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है, दैट इज़ द डन बाय मिस्टर मोहम्मद मौलाना जो मोहम्मद साद ने किया है। और वो लोग कर रहे हैं जो डॉक्टरों को पत्थर मार रहे हैं, डॉक्टरों को गोलियां चला रहे हैं, बरसा रहे हैं, वो 324, 323 के वो नहीं हैं, उनके ऊपर तो सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर आना चाहिए, 304 या उनके ऊपर 302 की दफ़ा लगनी चाहिए उनके ऊपर। सर, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे, जैसे लोग, ये जो लोग हैं जो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं और डॉक्टरों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, और जो जो इनके मास्टरमाइंड हैं जो इन लोगों को सिखा रहे हैं, क्या भारत के हालात चाइना, अमेरिका, इटली जैसे बनाकर इन्हें क्या फ़ायदा होगा, क्या मंशा है इनकी लोगों को लेकर? देखिए, मैंने अभी आपसे बताया था मैंने कि ये जो फाइट है, इट इज़ द फाइट बिटवीन कम्युनिस्ट एंड द सिख पीपल।
पावर्स। कम्युनिस्ट चाहते हैं कि देश के ऊपर हम कब्जा कर लें और इस्लामिक स्टेट चाहती है कि इस भारतवर्ष पे हम कब्जा कर लें। ये दोनों की फाइट हो रही है और अब तक कांग्रेस उन दोनों को सपोर्ट करती थी और बैलेंस बना के चलती ताकि पावर उसके पास आए। और 2014 से हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने देश हित को सर्वप्रथम रखा है और वो कभी भी ऐसी किसी बात को बार्गेनिंग नहीं करते जिसमें उनका देश हित से टकराव होता है। और यही कारण है कि हमारे देश की जो स्टेटस है वो पहले से बहुत बढ़िया है। चाहे उनके सामने ट्रंप खड़ा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना खड़े हों, चाहे इमरान खान खड़ा हो, कोई भी खड़ा हो, वो कहता है हम आँख से आँख मिला के बात करिए हमसे, हमें कोई इतराज़ नहीं, हम गले लगाएंगे, आपके साथ चलेंगे, पर ना हम आँख झुकाएंगे ना आँख ऊंची करके देखेंगे। हम आपसे बराबरी का डील करना चाहते हैं, हमसे बराबरी का डील करिए, हमें ठीक है। परंतु इस समय चाइना जो है कहता है कि मैं वर्ल्ड पावर बन जाऊं। उसके लिए उसका एक ही तरीका है कि सभी की इकनॉमी इस समय डेटेरियोरेट हो रही है, डे बाय नीचे जा रही है, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, चाहे यूएसए हो, चाहे हिंदुस्तान हो। हिंदुस्तान की भी जो इकनॉमी थी बहुत नीचे गिर गई है और जिसका कि रोज़ राहुल गांधी और कांग्रेस लोग इनको वो करते रहते हैं कि साहब इकनॉमी डेटेरियोरेट हो रही है, मोदी सरकार को परवाह नहीं है। पर जब उनको ये चीज़ का पता है कि लॉकआउट होने से हमारी इकनॉमी और नीचे जाएगी तो वाई डोंट दे मेक दिस लॉकआउट ए सक्सेसफुल। वो क्यों इनके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, क्यों कॉपरेट करते हैं इनको तोड़े कुड़े गैम को, क्यों अनातुल्ला बीच में आकर बोलता है कि साहब एफआईआर गलत है, तो उनको बोलो भाई तुम आगे बोलो ठीक एफआईआर कौन से हम वो कर देते हैं। अगर तुम्हें इतनी दहशत तो बताइए, तुम्हें ने तो बोला होगा मोहम्मद शाद को कि तुम ऐसा कार्य करो कि इस देश के अंदर कम से कम 1000, 2000, 5000, 10,000 हिंदू बढ़ जाएं, उसमें कुछ मुसलमान नहीं होंगे, कुछ हिंदू भी होंगे, कुछ सिख भी होंगे और देश में क्या पैदा हो जाएगा। अगर ऐसे भी मामले के अंदर भी अगर हम एफआईआर लॉज नहीं कर सकते तो अमानतुल्लाह साहब तुम तो एक बड़े कट्टर मुसलमान हो और इस्लामिक हो, अपने धर्म को मानते हो, बताइए किस तरह कब जाकर हम एफआईआर इनके खिलाफ करें। ये आप आके देश के हालात को क्यों नहीं सुधारते। आपका तो वो काम है, जब आप वाक़फ़ बोर्ड में थे, दिल्ली वाक़फ़, आपने कितने करोड़ रुपए लेकर के वो मस्जिद बनाई वो तो बता दीजिएगा। कितने पैसों का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है हेरा फेरी का, वो तो आगे सामने बताइएगा। और ये बताइए आपने आपका क्या हाथ था, आपने क्यों जाकर के वो ताहिर हुसैन को इतना सपोर्ट किया था जिसने अपनी छत के ऊपर 500-600 वो वहाँ पे रखे थे, दंगाई रख के वहाँ से ऊपर से पिस्तौलों से गोलियां चलाई थी, कट्टों से पथराव किया था, एटम का पेट्रोल बम फेंके थे, आप वो क्यों नहीं बताते। 100 इसको जो करके जो चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। अरे कुछ तो शर्म करो, इस देश का खाते हो, इस देश के आंखें दिखाते हो तुम लोग हैं। अमृतुल्लाह जी कुछ तो शर्म करो, तुम एक एमएलए हो और एमएलए भी आप पता है कैसे बने हैं। आप 20,000 से नीचे जा रहे थे, उसके बाद आपने एक फतवा पास किया कि सारे मुसलमान एट हमें देगा, किसी को नहीं देगा। 95% मुसलमानों ने आपको वोट दी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल कम्युनल आपने वोटिंग कराई है अपने यहाँ पर। उस वोट से जीत करके आप बने एमएलए और एमएलए बनने के बाद आपके दो जो कार्य करें आपने बड़ी शर्मनाक कार्य हैं। एक तो आपने दंगाइयों को ओपनली सपोर्ट किया है और उसके बाद अब ये कहते हैं कि एफआईआर गलत लिखी है हमने, तो आप बता दीजिए ठीक एफआईआर लिख के हम आगे हम ठीक एफआईआर कर देते हैं। बताइए उनको क्या सजा देनी चाहिए। ये जो अभी मैंने बताया था वो सेक्शन 268, 269 और 275 पीसी, इसके अलावा जो है ना एक 2 एक्ट और बने हमारे। एक तो एपिडेमिक एक्ट है जो 1897 में बना था, उसके अंदर भी सेक्शन जो 3 है, पेनल सेक्शन जो है इसका, उसमें क्लियर कट कहा गया है कि जो एक्शन आपका 188 में होता है वही ऑफेंस इसको ट्रीट किया जाएगा, उसमें जो पनिशमेंट है वही पनिशमेंट इसमें दी जाएगी। अब 1897 का जो एक्ट है वो आज के दिन जो उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जो है आपका 282, 284 जिसके अंदर कहा है कोई गाय को मारता है तो उसको 10 रुपये जुर्माना कर दीजिएगा, जो दूसरे को मारता है उसके ऊपर 50 रुपये जुर्माना की जाए। अब बताइए आज के समय में 10 रुपये और जो 50 रुपये कोई अहमियत नहीं है। दीज लॉज हैव नेवर बीन अमेंडेड, क्योंकि इस तरह की एपिडेमिक कभी हुआ नहीं, कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसीलिए दैट हैज़ गॉन अननोटिस्ड। अब इसके अलावा एक और एक्ट जो है जो सरकार ने 2005 में बनाया था वो है डिजास्टर्स मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत जो है ना इसके अंदर एक पेनलाइज सेक्शन है, उसके अंदर लिखा हुआ कि अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है सरकार के गाइडलाइंस के ऊपर, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, या जो एक्शंस वो ले रही हैं टू मिनिमाइज द डिजास्टर्स, this epidemic is also a kind of disaster. First I would like to tell you what is difference between epidemic and pandemic.
एपिडेमिक इज आल्सो ए काइंड ऑफ पैन एनाडोमिक, दोनों एपिडेमिक में है, और पैन एनाडोमिक इज ऑन द लार्जर स्केल, जो विश्व स्तर के ऊपर होता है उसको हम कहते हैं पैन एडेमिक, और जो एक मतलब नेशनल लेवल पर होता है उसको कहते हैं एपिडेमिक। तो एपिडेमिक जो 1897 में लाया था, वो दैट हैज बिकम फ्रूटलेस एंड दैट हैज बिकम रिडंडेंट, दैट हैज गॉट नो प्लेस, दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय ए स्ट्रिक्ट एंड द न्यू एंड फ्रेश अमेंडमेंट और ए रिपील्ड एक्ट। उसके अलावा जो डीएमए जिसकी मैं बात कर रहा, जिसके अंदर पहला ही सेक्शन जो 51 है, जिसके तहत जो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए 1 साल है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसके बाद में सरकार की इंस्ट्रक्शन मानने को मना करता है, उसको भी 2 साल है। मैं देख रहा हूँ कि जो ऑफेंसेस है, जैसा मैंने बताया था, दे आर वेरी सीवियर टाइप ऑफ ऑफेंसेस, हीनियस टाइप ऑफ ऑफेंसेस, मोर हीनियस than the rarest of rare, and it should be dealt accordingly, and this punishment should be increased to minimum 10 years for such denial, for obstructions in activities or in a manner which suits the provision of the act. तो इसको इमीडिएटली अमेंड किया जाना चाहिए, और इसके अंदर जो आर्टिकल जो सेक्शन इसका 56 है, और उसके अंदर भी जो सज़ा है वो भी 1 साल की सज़ा है, जो ऑफिसर नहीं मानता उसके लिए है, और जो 51 जो है ये पब्लिक के लिए है। और गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड under this act to amend these rules. State is also empowered, and central government both are empowered to amend these rules and to repeal these and make fresh act also. तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ होम से गुजारिश है कि वो सेक्शन जो है इसका 51 को अमेंड करके एक ऑर्डिनेंस ला के, जो उसमें सज़ा दी है प्रावधान 1 साल 2 साल का, उसको मिनिमम 7 साल और 10 साल का करें, ताकि थोड़ा सा लोगों के अंदर ये मन में फियर बैठे कि साहब इसकी इतनी बड़ी सज़ा है, तो इसको हमें ध्यान से ही करना है ऑफेंस। अगर अब मान लीजिए ये है कि अगर मैक्सिमम सज़ा 1 साल की है, तो वो कब है? जब हम कन्विक्ट हो जाएंगे। तो पहले कन्विक्शन के अंदर ही 100 स्टेजेस हमें क्रॉस करनी पड़ती है। अगर कन्विक्ट हो भी गए तो ज़रूरी कोई नहीं कि कोर्ट उसको 1 साल की सज़ा ही देगा, हो सकता है 1 महीने सज़ा दे दें। लिबरल जजेस है 15 दिन की सज़ा दे के छोड़ देते हैं, उसमें लिखा और विद फाइन। हो सकता है जज साहब उसको 200 रुपये की सज़ा दे के छोड़ दें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मोहम्मद शाह जो हैं हमारे ये मौलाना जी, अगर उन्होंने गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस नहीं मानी है, उनके कारण मान लो 50 आदमी 100 आदमी मर गए इस देश के अंदर, तो उनको सज़ा कितने की होगी? सिर्फ 100 रुपये की, 200 रुपये सज़ा करके वो तो छूट जाएंगे। और जो इतने लोगों की जाने गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो क्यों ना इस एक्ट को अमेंड किया जाए, इसको मोर सीवियर बनाया जाए, इसे टूथलेस प्रोविजंस लेजिस्लेशन, इसको टूथफुल बनाया जाए, इसको और थोड़ा कठोर बनाया जाए, ताकि लोग इस ऑफेंस को करते हुए डरेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक मॉरल ड्यूटी होती है, एक लीगल ड्यूटी होती है। आज के युग में खासकर जो आप कहीं भी देख लीजिए, उन्होंने अभी शाहीन बाग से खुलेआम डिक्लेयर किया था कि हम ना सुप्रीम कोर्ट को जानते हैं, ना पार्लियामेंट को जानते हैं, ना किसी पीएम को जानते हैं, ना किसी होम मिनिस्टर जानते हैं। तो इसलिए ऐसे आदमी को डील करने के लिए हम मॉरली उनके कितने भी हाथ जोड़ लें, पैर जोड़ लें, कुछ भी कर लें, वो कभी भी नहीं। आज भी देखिए नोएडा के अंदर भी उन्होंने नमाज़ पढ़ने गए थे, जाके 150 आदमी बिल्कुल साथ साथ सटा हुआ था, मुर्गों की तरह लेटा हुआ था वो कुक्कड़ की तरह से, और नमाज अदा कर रहा था। उनको इतनी फिक्र, और कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं है। अब ये आदमी से मान लो किसी एक को अगर कोरस से ये चाइनीज़ वायरस लगा होगा, तो वो जा करके कम से कम 10, 15, 20 को करेगा। क्योंकि आज जो है जितना भी सब्जी मंडी मार्केट है, फ्रूट मार्केट है, और लेबर क्लास है, ये सारी डोमिनेट कर चुके हैं, और आदमी सब्जी के बिना नहीं रह सकता। सब्जी के जितने भी हॉकर्स मिलेंगे, या आप थोक की मंडी में जाइए, गाजीपुर जाइए, वहाँ पे 90% आपको जो है ना दुकानदार मुसलमान मिलेंगे। इसी तरह अगर आप जाएंगे वहाँ पर, ये नॉर्थ ईस्ट में एक और मंडी उन्होंने बना रखी है, वो रामबाग बोलते हैं उसको, वहाँ भी बल्कि वहाँ तो 98% मुसलमान हैं। अगर वहाँ 10-15 मुसलमान उस मार्केट में आ गए, तो जितने हिंदू वहाँ से लेकर के आएंगे, और जितने लोग वहाँ से सब्जी लेकर बेचने आएंगे, वो सारे इन्फेक्ट होके आएंगे। और जिन जिन को सब्जी बेचेंगे, जिन जिन से पैसे लेंगे और नोट वापस करेंगे, दे विल ऑल बी इन्फेक्टेड। कितना बड़ा रिस्क हम लोग लेते हैं, एक गवर्नमेंट को इसे रियलाइज़ करनी चाहिए। और मैं तो इस बात को बड़ा देख के हैरान होता, डोवल साहब रात को 2 बजे आ रहे हैं, इस बात के लिए आ रहे हैं कि भाई साहब आप प्लीज़ इस बिल्डिंग को खाली कर दीजिए, इससे हमारे बहुत ज़्यादा देश के लोगों को मरने की या इन्फेक्शन की जूत
ज़रूरत पड़ती है। बताओ, इनकी देखिए कि इनका स्तर कितना नीचे गिर गया है। फिर कहते हैं साहब आपके डोभाल साहब के, मैं जिस समय ये 23 तारीख को SHO साहब के पास गए थे, जो उनकी बातचीत हो रही थी उस समय क्या कहते हैं, आपकी रॉ क्या कर रही है, आपकी CID क्या कर रही है, आपके डोभाल साहब क्या कर रहे हैं, आपके अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, आपके PM साहब क्या कर रहे हैं। उनको सबको पता होना चाहिए यहाँ पे कितने आदमी कितने नहीं। उन्होंने क्यों नहीं एक्शन हमारे खिलाफ लिया अभी तक। मैं तो जिस आदमी की ये इंटेंशन हो, इतना गिर चुका हो, उस आदमी से आप ये एक्सपेक्ट करोगे वो आपकी मॉरल बातों को, वो आपकी ये अपील को सुनेगा? वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। कहने के लिए हाँ जी कर, जैसे अब साद जी हैं, ये मोहम्मद साद, उस समय तो इनके टोन थे, बड़े गर्मीले टोन थे कि जो 5 टाइम निवास करेगा उसका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब वो जाकर के आज की डेट में एक तो फरार हुआ घूम रहा है, अपने आप को कानून के आगे पेश नहीं कर रहा, और अब ये कहता है कि साहब जो डॉक्टर कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, उनकी बात को मानिए और अपने घरों में नमाज करिएगा। या तो ये वो शहाद नहीं है जो पहले था, नकली शहाद है ये, या देखिए कैसे समय के हिसाब से ये माहौल को देख करके कैसे उसके चमगादड़ की तरह क्रिकेट के रंग बदल जाते हैं। इस समय हमारा देश बहुत ही भीषण आपदा से गुजर रहा है। ये एक ऐसी आपदा है जो कि हमारे देश ही में नहीं बल्कि पूरे विश्व में छाई हुई है, और जिसको लड़ने के अंदर हमारे बड़े शक्तिशाली देश जैसे चाइना थे, USA हैं, स्पेन है, इटली है और ईरान है, वो सब फेल हो चुके हैं। अगर ऐसे मौके पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने कोई समय से एक बहुत अच्छी प्लानिंग बनाकर इससे एक युद्ध स्तर पर लड़ने की नीति बनाई है, तो हम सभी देशवासियों का एक कर्तव्य बनता है कि हम उस नीति को, जो कि बहुत बढ़िया नीति है और जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं माने जाने देश के, उनसे कंसल्ट करने के बाद एक नीति बनाई है, एक प्रोसीजर बना है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसको अप्रूव किया है। अगर ऐसी कोई हमें गाइडलाइंस मिलती हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि हम एक सोशल डिस्टेंसिंग रखें और कहीं हम 5 या 7 आदमियों से ज़्यादा इकट्ठे ना हों, और कोई भी हमारा फंक्शन है उस सबको हम कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दें, तो हमारा सबका एक मॉरल ड्यूटी बनती है, लीगल ऑब्लिगेशन भी बनती है अंदर डिफरेंट एक्ट टू ओबे दोज इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस गिवन बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ताकि हम इस जो आपदा से हम ठीक ठाक और इसको हम फेस करके और बड़े एक विजयी होके निकलें। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो प्लानिंग थी, हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचना है, उसको पहुंचने में और हमें परेशानियां ना पैदा हो, क्योंकि एक दिन का लॉकआउट या एक दिन का पूरे देश के अंदर जो है उससे हमारा इकोनॉमिक जो है ना बड़ी ट्रिमेंडस लॉस होती है। उसको पूरा करने के लिए हमें फिर बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी, और उसके लिए हो सकता है एडिशनल टैक्स भी हम लोगों को देने पड़ेंगे, और बहुत सारी हमें रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी हमारे ऊपर, और हमारी जो इकनॉमी वो 5 ट्रिलियन के पार नहीं पहुंच पाएगी। तो हर एक का एक कर्तव्य है कि वो इसको पालन करे। अब पालन करने के लिए हमारे देश के अंदर 2 टाइप की फैसिलिटी हैं, एक तो मॉरल ड्यूटी बनती है, एक लीगल ड्यूटी बनती है। हमारी जो कोर्ट्स है, एज पर जो संविधान है, उसके अंदर कोई मॉरल ड्यूटी की कोई जगह नहीं है। जो भी राइट्स होते हैं उसके लिए तो कोर्ट के हम जाकर के फाइट कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी हैं, सब कुछ हैं, परंतु इंदिरा गांधी के समय जब इन्होंने 42nd अमेंडमेंट की थी 1976 के अंदर, उसमें आर्टिकल 51 के अंदर कुछ ड्यूटीज़ रखी थी जो हर सिटीजन को परफॉर्म करनी होती है। अगर हम किसी कोर्ट में जाएं और ये कहें कि जनाब ये आदमी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, काइंडली गिव डायरेक्शन सो दैट ही कैन परफॉर्म हिज ड्यूटी इन ए बेटर वे, ताकि देश की प्रॉब्लम ना आए, देश को कोई परेशानी ना आए, देश की प्रोग्रेस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। तो ऐसा कोई प्रोविज़न, ऐसा कोई लीगल पावर्स हमारे कोर्ट्स को नहीं है, जुडिशरी के नहीं है, जिसके कारण कोर्ट कभी ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता जिसके अंदर कि वो कहे कि आप ये ड्यूटी परफॉर्म करें। अब ऐसी आपदा को डील करने के लिए कुछ प्रोविज़न्स बनाए गए हैं। 1960 का हमारा IPC है, उसमें धारा 268 है, 269 है और 370 है। ये 268 और 269 और 270 धारा जो है ये जनरली एपिडेमिक को डील करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि जब बनाया उससे पहले बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर बीमारियाँ फैली थी,
और उसके बाद में कुछ अमेंडमेंट भी हुई। अमेंडमेंट होने के बाद जैसे 1908 के अंदर भी एक प्लेग बहुत ज़्यादा फैला था, जिसके अंदर 5 करोड़ हमारे भारतवासी मर गए थे इस बीमारी के कारण। उसको सबको देखते हुए धारा जो है 268, 269, 270 लगाई गई।